पैसे वाली नंदों की होली। हाँ हाँ, तुम दोनों का मायका है ये, जब मर्जी आओ। मैंने तुम्हें कभी मायके आने से रोका है क्या? और फिर तुम्हारी भाभी की भी पहली होली है, तुम दोनों आओगी तो उससे भी अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर साधना देवी फोन रख देती हैं और अपनी बहू सोनम को आवाज देती है। सोनम बहू, तेरी शहर में रहने वाली दोनों नंदे रिद्धि और सिद्धि होली मनाने इस बार अपने मायके आने वाली हैं। और सुनो, तुम्हारी दोनों नंदे बड़ी ही अमीर हैं और बड़े घरों में रहती हैं, इसलिए थोड़ी नखरे वाली हैं, इसलिए उनके कमरे को अच्छे से साफ कर देना। जी ठीक है मम्मी जी। शर्मा परिवार के घर में नई नई बहू सोनम की ये पहली होली थी। सोनम साधारण परिवार से आई थी, लेकिन संस्कारों और मेहनत में काफी गुणी थी। अपनी सास की बात सुनकर वो काम पर लग गई, लेकिन साथ ही उसे अपनी अमीर नंदों का भी बड़ा डर लग रहा था। होली के लिए अब 2 दिन ही बाकी थे। दोनों नंदों का कमरा साफ कर दिया है, महंगी वाली बेडशीट भी बिछा दी है और सजावट भी अच्छे से कर दी है, पर्दे भी बदल दिए। उम्मीद करती हूँ उन्हें ये पसंद आए। फिर अगले दिन सास साधना देवी ने सुबह सुबह आवाज लगाई, अरे सोनम बहू, जल्दी उठो, रिद्धि और सिद्धि आने वाली है, घर की सजावट पूरी कर लो। जी माँ जी, सब तैयार है। अरे क्या बेफिक्र रहिए, तू जानती नहीं अपनी दोनों पैसे वाली नंदों को, आते ही घर में तूफान मचा देंगी। माँ जी तो बार बार ऐसे कह रही हैं जैसी मेरी नंदिनी कोई आफत की पुड़िया होंगी। तभी कुछ देर बाद बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज गूंजी। एक बड़ी चमचमाती कार आकर दरवाजे पर रुकी। सोनम और साधना झट से बाहर आई। कुछ देर बाद रिद्धि और सिद्धि महंगे कपड़ों और चश्मों में उतरी। माँ देखो, हम आ गए। इस बार तो हमने मुंबई से स्पेशल ऑर्गेनिक गुलाल मंगवाए। पता है कितना कॉस्टली, और ये पिचकारी भी हमने वहीं से मंगवाई है। पूरे 50,000 का है ये सामान। और ये देखो, विदेशी चॉकलेट्स और देशी घी की गुजिया भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। गाँव में तो ये सब मिलता नहीं होगा। एंड स्पेशल मिठाई भी है, ऐसी मिठाई तो पूरी दिल्ली में नहीं मिलती होगी। हाँ हाँ, ये सब अंदर चलकर बता लेना। वो आते ही अपने पैसों का बखान करने लगी। आप दोनों का हमें कब से इंतजार था। फिर रिद्धि ने ऊपर से नीचे तक सोनम को देखा और कहने लगी, माँ ये कौन है? अरे यही तो है तुम्हारी नई भाभी। है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल लग रही है। मतलब ना कोई महंगी साड़ी, ना कोई महंगे गहने। क्या भाभी, ऐसा भी होता है भला? क्या नई बहू को कुछ तो महंगे कपड़े पहनने चाहिए? लगता है गाँव वाली ही है पूरी। दोनों नंदे उसका मजाक बनाने लगी, लेकिन फिर भी सोनम चुप रही। कुछ देर बाद वो अपनी दोनों नंदों के लिए स्नैक्स लेकर आई। ओहो, ये पराठे शराठे, इतना ऑयली खाना नहीं खाना, ये सब हम अमीर लोगों को सूट नहीं करता। या वी डोंट लाइक। आप ऐसा करो, हमारे लिए जूस बना कर ले आओ, और हाँ, उसके लिए फ्रूट्स थोड़े फ्रेश वाले इस्तेमाल करना। फ्रेश फ्रूट्स? लेकिन माँ जी, घर में तो वही फ्रूट्स हैं जो आप 2 दिन पहले लाई थी। नहीं नहीं नहीं, 2 दिन पुराने फ्रूट्स का जूस हम तो नहीं पियेंगे। हमें तो वही वो फ्रेश फ्रूट ही चाहिए। बहू, तू एक काम कर, बाजार जाकर इनके लिए फ्रेश फ्रूट्स ले आ, फिर उसी का जूस बना देना। अपनी सास की बात मानकर सोनम बाजार चली गई और कुछ देर बाद जैसे वो बाजार से फल लेकर घर लौट रही थी, तभी पड़ोस के चिंटू ने पानी वाला गुब्बारा सोनम को दे मारा। आहा! अब सोनम की साड़ी पर कलर वाला पानी गिर गया, जिससे उसकी साड़ी पर रंग लग गया। ओहो चिंटू, ये तूने क्या किया? बुरा ना मानो चाची, होली है। सोनम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से घर के अंदर चली गई, जहाँ उसे इस हालत में देख उसकी दोनों नंदे उस पर हंसने लगी। देखो क्या हाल कर दिया माँ भाभी का। अरे इसीलिए कहती हूँ, इस कॉलोनी से बाहर निकलो और कहीं अच्छी सोसाइटी में घर ले लो, जहाँ कम से कम ऐसा हाल तो नहीं होगा। चुप कर, यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं उगा है जो पल भर में जाकर फ्लैट ले ले। ओफो, ये माँ भी ना। खैर भाभी, अब तो आपको अपनी ये महंगी साड़ी उतारनी पड़ेगी। पहले आप चेंज कराओ और उसके बाद ही जूस बनाना, लेकिन हाँ, इस बार जरा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? अपनी नंदों की बात सुनकर उसे बड़ा बुरा लगा। फिर वो कमरे में गई और अपनी अलमारी से सिंपल सी साड़ी लाई, जिसे पहनने के बाद उसने दोनों नंदों को जूस बना कर दिया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। फिर अगले दिन होलिका दहन था। घर में पकवान बन रहे थे। सोनम ने अपने हाथों से गुजिया, दही, बड़े, मालपुए और कचौरी बनाई। कुछ देर बाद रिद्धि किचन में आई। भाभी, तुमने ये सब खुद बनाया? हमारे यहाँ तो शेफ बनाता है। पता है, हम तो बिल्कुल भी इनके घर के काम को हाथ तक नहीं लगाते। दीदी, होली पर पकवान तो अपने हाथों से बनाना ही अच्छा लगता है, और घर की लक्ष्मी बनाए तो उसमें प्यार भी परोसा जाता है, जिससे उसका स्वाद भी अलग हो ही जाता है। अरे रहने दो, ये सब ना बस कहने की बातें होती है। साफ साफ कहो ना, तुम्हारे यहाँ शेफ नहीं है, इसलिए खुद ही पकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुझे पता है, जब से मैं यहाँ से ब्याह करके गई हूँ ना, तब से तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। सब काम वो लोग खुद ही कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों नंदे अपने कमरे में जाती हैं और शाम को होलिका दहन की तैयारी करने लगती हैं। ये वाली साड़ी देखो माँ, कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है बेटी। हाँ तो होगी क्यों नहीं, जानती भी हो पूरे 25,000 की साड़ी है ये। क्या कहा? 25,000? उसकी तो बस 25,000 की है, लेकिन मेरी ये साड़ी देखो माँ, जो मैं शाम को पहनूंगी, पूरे 40,000 की है। 40,000? इतनी महंगी साड़ी तो हमने अपनी शादी में भी नहीं पहनी थी।
अरे ये तो कुछ नहीं, हम तो कल होली पर जो कपड़े पहनने वाले हैं ना वही 10,000 के हैं, और बस एक बार पहनने के बाद हम उसे दोबारा नहीं पहनेंगे। हाय राम, 10,000 के कपड़े तुम उतार कर फेंक दोगी? और क्या, हम अमीरों की होली तो ऐसे ही होती है। वो तो इस बार हमारी होली नहीं थी ससुराल में, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा, नहीं तो जो हमारे यहाँ होली पर रंगत होती है ना वो तो कमाल की होती है। महंगा डीजे, मिठाइयों की भरमार और ढेर सारे बलून्स, महंगे महंगे ऑर्गेनिक कलर्स और सबके लिए स्नैक्स और खाने का इंतजाम। वही तो, अब पता नहीं यहाँ की होली का क्या ही हाल होगा। और उनकी माँ उनकी ये बातें सुन रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। वो दोनों चुपचाप खड़ी थी और उन दोनों के अमीरीपन के किस्से सुन रही थी। फिर शाम के समय दोनों बहनें पार्लर से तैयार होकर आती हैं। ननद जी, भला होलिका दहन के लिए कौन पार्लर जाकर तैयार होता है? हम होती हैं भाभी, वो क्या है ना, हमारी जेब में पैसे हैं तो हम क्यों खुद तैयार होने की जहमत उठाएं, और क्या। और फिर हमें देखकर लोगों को पता भी तो लगना चाहिए कि हम कितने बड़े घर की बहुएं हैं, यू नो। फिर शाम को वो होलिका दहन के लिए तैयार होकर चल पड़ती हैं। मोहल्ले के बीचों बीच होलिका दहन का इंतजाम किया गया था। जैसे ही दोनों बहनें वहाँ पहुँची, सबकी नजरें उन पर टिक गई। महंगी साड़ी, मेकअप और स्टाइल देख तो सबकी नजरें उन दोनों पर ही जा रही थी। देखो तो भला दोनों कितनी सुंदर लग रही हैं और कैसे महंगे कपड़ों और गहनों में सजी धजी हैं। अरे सुना है बहुत बड़े घर की बहुएं बनी हैं दोनों। हाँ, तभी तो इतना घमंड आ गया है दोनों में। कुछ देर बाद होलिका दहन के पास जाकर दोनों चश्मा लगाकर सेल्फी खींचती हैं। सोनम और साधना को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सभी उनकी ये हरकतें देख रहे थे। उस रात घर आकर वो सब सो गए। अगले दिन सुबह होली थी। सोनम ने सुबह सुबह ही सब तैयारी कर ली थी। जैसे उन्होंने वो गुजिया चखी तो हैरान रह गई। इतना अच्छा टेस्ट तो उनकी लाई हुई महंगी देसी गुजिया में भी नहीं था जितना कि उस गुजिया में था। अरे ये तो बहुत टेस्टी बनी है। फिर रिद्धि ने भी चखा और थोड़ी देर चुप रही। ठीक है। दोनों को वो गुजिया और उनके हाथ के बने पकौड़े और स्नैक्स काफी अच्छे लगे। अब उनका पूरा आंगन रंगों से भर गया। आस पड़ोस की औरतें गाने गा रही थीं और डांस कर रही थी। साथ ही उसके हाथ के बने पकौड़े उन सबको बड़े पसंद आ रहे थे। बहू तो तेरी सर्वगुण संपन्न है साधना, कितने अच्छे पकवान बनाती है और ऊपर से कितनी मिलनसार भी है। सभी उसकी तारीफें कर रहे थे। रिद्धि और सिद्धि अलग खड़ी मोबाइल से फोटो खींच रही थी। वो तो बस अपने महंगे कपड़ों की तरफ देख रही थी, लेकिन उनके महंगे कपड़ों की तारीफ तो जैसे कोई कर ही नहीं रहा था। उफ, यहाँ तो सब बहुत देसी तरीके से खेलते हैं। हाँ, हमारे क्लब की होली ज्यादा क्लासी होती है। इतने में पड़ोस की चाची बोली, अरे साधना, तुम्हारी बहू तो लक्ष्मी है, कितना बढ़िया आयोजन किया है और सब पकवान भी कितने अच्छे बने हैं। साधना देवी गर्व से मुस्कुराई। हाँ, हमारी सोनम ने ही सब संभाला है। रिद्धि और सिद्धि के चेहरे उतर गए। उन्हें लगा कि सब तो बस सोनम की तारीफ कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद राजू भागता हुआ आया। अरे जल्दी चलिए, श्यामू काका के घर में आग लग गई है। ये सुनकर वो सभी घबरा गए। माँ चलिए मदद करते हैं। सोनम जल्दी से उस ओर गई और लोगों के साथ पानी की बाल्टी की मदद से आग बुझाने लगी। कुछ देर में आग शांत हो गई, जिसके बाद उसने अपने हाथों के बनाए हुए पकवान और कपड़े उन्हें ला कर दिए। रिद्धि और सिद्धि पहले हिचकिचाई, फिर उन्होंने भी अपने गिफ्ट्स में से कुछ चीजें निकाल कर दी। फिर उस गरीब औरत ने रोते हुए कहा, बेटी भगवान तुम्हें खुश रखे। ये सुनकर तो रिद्धि और सिद्धि की आंखें नम हो गई। उस रोज उन्हें एहसास हुआ कि असल में दूसरों की मदद करके कितना सुकून मिलता है। माँ, हमने हमेशा पैसों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली खुशी तो देने में है, किसी की मदद करने में है, ना कि पैसों का दिखावा करने में। बेटियों, पैसा जरूरी है लेकिन रिश्तों की मिठास उससे भी ज्यादा जरूरी है। भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपको कम आका, लेकिन आपसे हमने सीखा कि होली का असली रंग प्यार और अपनापन है। ये सुनकर सोनम मुस्कुरा दी और उसने अपनी दोनों नंदों को गले से लगा लिया। इसके बाद उन सबने साथ में मिलकर होली आज नेहा की एंगेजमेंट पार्टी हो रही थी। उसने रेड कलर की बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। सारे लोग उसकी ड्रेस को ही निहार रहे थे। उसकी सारी सहेलियां उसके पास आ गई। क्या बात है नेहा, तुमने आखिर 50,000 वाली ड्रेस खरीदी ली? क्या बात है यार, तू तो सुपर से भी ऊपर लग रही है, कहीं नजर ना लग जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार। तभी अचानक नेहा की नींद खुल गई। वो ये सब सपने में देख रही थी। ये सब क्या हो गया? मेरी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, सब लोग कहाँ चले गए? तभी उसकी भाभी और माँ उसके कमरे में आ गई। ये क्या बड़बड़ा रही है तू, पागल हो गई है क्या? नेहा, तुम्हारी एंगेजमेंट पे अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी है और सपने अभी से देखने लगी। इसका मतलब ये सब मैं अपने सपने में देख रही थी। माँ, मैंने आपको जिस रेड ड्रेस के बारे में बताया था ना, मुझे अपनी एंगेजमेंट पे वही ड्रेस चाहिए। तभी वहाँ पर उसका भाई विक्रम आ गया। नेहा, तुम्हें पता है ना, वो ड्रेस 50,000 की है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और पिताजी कितनी मेहनत करके तुम्हारी शादी कर रहे हैं, वो भी इतने अमीर खानदान में। फिर भी तुम उस ड्रेस की जिद कर रही हो। अपनी भाभी को देखो, बेचारी फटी साड़ी में रफू करके पहनती रहती है।
भाभी का क्या है, इनको तो कोई शर्म वरम है नहीं, जहाँ देखो फटी साड़ी पहनकर चली जाती है। लेकिन मैं शादी तभी करूंगी जब वो 50,000 वाली ड्रेस आप मुझे ला कर दोगे, वरना ये शादी कैंसिल कर दो। इतना बोलकर वो बाथरूम में चली गई। शाम को उसके भैया भाभी माता पिता चारों लोग बैठकर इस बारे में बात करने लगे। पिताजी, नेहा तो अजीब सी जिद लेकर बैठ गई है। अब बेटा, उसकी शादी में अभी तक हमारी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, सारा दहेज का सामान भी मंगवा लिया है, लाखों का कर्जा तक हो गया है। अब इतनी महंगी ड्रेस भला कहाँ से ला कर दे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ननद को समझा लूंगी। दोपहर के वक्त उसके भैया और पिताजी किसी काम से बाहर चले गए। उसकी माँ पड़ोस में लोगों को आमंत्रण देने चली गई। तभी नेहा ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर बुलाया। क्या बात है यार, मेरी सहेली तो दुल्हन बनने वाली है। और उस 50,000 वाली ड्रेस का क्या हुआ नेहा, जो हमने उस दिन मार्केट में देखी थी? अरे यार, मैं तुम लोग को क्या बताऊं, कल मैंने सपने में अपनी एंगेजमेंट पार्टी देखी, उसमें मैंने वही ड्रेस पहनी थी। तभी वहां पर नेहा की भाभी राधिका चाय लेकर आ गई। उनकी साड़ी थोड़ी सी फटी थी। अरे नेहा, ये कौन है? इनकी साड़ी तो नीचे से फटी हुई है। अरे ये हमारी नौकरानी है। कुछ सालों पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, तब इनकी माँ हमारे यहाँ खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी। लेकिन इस समय हमारी हालत थोड़ी टाइट हो गई और इसकी माँ चल बसी, इसलिए हमने इसे घर से नहीं निकाला। ये हमारे घर का पूरा काम करती है और इसके बदले हम इसे रहने खाने के लिए देते हैं। ये सुनकर राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा। खैर उसने कुछ बोला नहीं और चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए एक कमरे में चली गई। मैं इतने फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ ना, इसलिए ननद जी अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी अपनी सहेलियों के सामने, तभी उन्होंने मुझे अपनी नौकरानी बोल दिया। अब मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी शादी के चक्कर में मैंने अपने लिए पिछले 5 सालों से कपड़े नहीं लिए। धीरे धीरे एंगेजमेंट वाला दिन आ रहा था। एंगेजमेंट के एक दिन पहले नेहा ने अपने पूरे परिवार से कहा, माँ, पिताजी, भैया, आप सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर आज रात तक वो ड्रेस नहीं आई तो मैं एंगेजमेंट पार्टी में आऊंगी ही नहीं। ये सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा उसके भाई विक्रम को आया। तेरे अंदर अकल वकल है कि नहीं? तू देख रही है ना कि मैं और पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर तेरे लिए इतना दहेज इकट्ठा करा है। पिताजी तो 2-2 दिन तक खाना तक नहीं खाते। इनका चेहरा देखो जरा, और तुम हो कि 50,000 की ड्रेस के पीछे पड़ी हुई हो। ये हमारे ही लाड प्यार का नतीजा है बेटा। बचपन में से 2 थप्पड़ मारे होते तो आज ऐसी जिद नहीं करती। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बावजूद नेहा के कान पर जूं तक न रेंगी। आप लोग चाहे कुछ भी कहो, अगर कल तक वो ड्रेस नहीं आई तो ये शादी कैंसिल। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली गई। रात में विक्रम बहुत परेशान था। सो जाइए, इतना परेशान मत होइए, कल नेहा की एंगेजमेंट है। आज रात अगर आप सोएंगे नहीं तो कल काम कैसे करेंगे दिन भर? मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अभी तक उसकी वो ड्रेस नहीं आई है, और कल अगर इसने कोई नौटंकी कर दी तो इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कल नेहा की एंगेजमेंट जरूर होगा। ने अलमारी खोली, अलमारी से एक बैग निकाला जिसमें वही रेड कलर की ड्रेस थी जिसके लिए नेहा जिद कर रही थी। विक्रम उस ड्रेस को देखकर हैरान हो गया। ये तो वही ड्रेस है जिसकी जिद नेहा करके बैठी है। ये ड्रेस कहाँ से लाई तुम? वो सब छोड़िए, हर औरत अपने पास कुछ पैसे छुपा छुपा कर रखती है ताकि बुरे वक्त पर काम आए। उन्हीं पैसों से मैं अपनी ननद के लिए ड्रेस ले आई। अब तो आप खुश है ना? हाँ राधिका, अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको मेरी कसम है कि आप किसी को ये मत बताना कि ये ड्रेस मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। आप यही बताना कि उसके लिए ये ड्रेस आप लेकर आए हो। राधिका, जब ये ड्रेस तुम अपनी ननद के लिए लेकर आई हो तो मैं भला झूठ क्यों बोलूं? झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको अपनी कसम जो दी है। सुबह होते ही पूरे परिवार के सामने विक्रम ने वो ड्रेस नेहा को दे दी। नेहा वो ड्रेस देखकर खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया, मुझे पता था आप अपनी इकलौती बहन के लिए ये ड्रेस जरूर लेकर आएंगे। तो इस तरह सारे लोग एंगेजमेंट की तैयारी करने लगे। उसकी भाभी बेचारी पूरे घर की सफाई करने लगी। खाना पीना भी उसी ने बनाया। फिर शाम को नेहा ने अकेले में राधिका को बुलाया। देखो भाभी, ऐसा है, आप अपने ये फटे कपड़े पहनकर मेरी एंगेजमेंट पार्टी में मत आना, वरना मेरी पार्टी की शोभा बिगड़ जाएगी। इतना बोलकर नेहा वहां से चली गई। इधर राधिका अकेले में बैठकर रोने लगी। काश मैं अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेती तो आज मैं नेहा की एंगेजमेंट पार्टी में जा पाती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सगी ननद मेरे साथ ऐसा करेगी। खैर कोई बात नहीं, ननद है मेरी, इतना तो उसके लिए कर ही सकती हो। खैर धीरे धीरे रात हो गई। नेहा की एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो गई। उसकी सारी सहेलियां उसकी ड्रेस ही निहारने लगी। नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। ये सीन तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा मैंने सपने में देखा था। सारे लोग मेरी ड्रेस को ही निहार रहे। बस भाभी कहीं से ना आ जाए वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नेहा की एंगेजमेंट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने लगे, लेकिन विक्रम ने देखा राधिका वहाँ पर नहीं थी। वो भागता हुआ कमरे में गया तो वो किसी कोने में बैठी थी। राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। धीरे धीरे पूरी एंगेजमेंट पार्टी खत्म हो गई, लेकिन राधिका उस पार्टी में नहीं गई क्योंकि उसने नेहा से वादा किया था। अब अगले दिन से उस घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। नेहा ने सोचा,
भाभी के सोने के झुमके मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी ससुराल उन्हें लेकर जाऊंगी, जाकर उनकी अलमारी से उनके झुमके ले लेती हूँ, वो कौन सा मुझे मना करने वाली है, बेचारी बहुत भोली है। राधिका घर के कामों में लगी थी। इस बात का फायदा उठाकर नेहा उसके कमरे में घुस गई और उसकी अलमारी खोल दी, पर भाभी तो अपने गहने यहीं पर रखती हैं, उनके गहने कहाँ चले गए। तभी उस अलमारी में नेहा को एक रेसिप्ट मिली। नेहा उसे देखकर हैरान हो गई। खैर अगले हफ्ते उसकी धूमधाम से शादी हो गई। ससुराल में एक हफ्ता बिताने के बाद नेहा ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें उसने अपनी सहेलियों को, माँ बाप को, भैया को, यहाँ तक कि अपनी भाभी को भी बुलाया। पार्टी शुरू होने से ठीक पहले नेहा राधिका को अपने कमरे में ले गई। वहां उसने अपनी भाभी को एक बहुत ही महंगा लहंगा और ढेर सारे गहने दिए। भाभी ये सब पहनकर तैयार हो जाओ, ज्यादा सवाल जवाब मत करना। राधिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने वो ड्रेस और गहने पहन लिए। नेहा ने वही रेड कलर वाली ड्रेस पहनी। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई। नेहा ने सबके सामने कहा, पायल, मोहिनी, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये मेरी भाभी हैं, नौकरानी नहीं। भैया ये ड्रेस आप नहीं बल्कि भाभी मेरे लिए लाई थी, वो भी अपने सारे गहने बेचकर। ये रही उसकी रसीद, मैंने सब पता लगा लिया है। राधिका, इसका मतलब तुम? हाँ भैया, भाभी मैं हर वक्त आपकी इंसल्ट करती रही, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब किया। तू मेरी छोटी बहन है, तेरी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानती। इतना बोलकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सारे लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। Thanks for watching.